वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके कुछ सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पे। ये सिलसिला हमने गुज़िश्ता कई माह से शुरू कर रखा है, जिसमें इस सेगमेंट में आपकी नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और उनसे हम बात करते हैं आपकी नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं। और ये जब सिलसिला जब हमने शुरू किया उस वक्त तो बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए। मुख्तलिफ नौइयत के अमराज इसमें शामिल जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है। और फिर हमारे यहाँ क्योंकि जब इलाज की बात आती है या उसकी ट्रीटमेंट की बात आती है तो हम उससे हमेशा गुरेज़ा होते हैं, क्योंकि हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं होते कि किसी भी शख्स के साथ ये मसला अगर पेश हो सकता है, नफ्सियात से जुड़ा कोई भी मामला उसको पेश आ सकता है उम्र के किसी भी हिस्से में। और एक बड़ी अजीब बात है कि जब भी हम नफ्सियात के इलाज की बात करते हैं तो हमेशा उसको पागलपन से, इस तरह की बातों से ताबीर किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और हमेशा हम इसके ऊपर जोर देते आए हैं कि नफ्सियात से जुड़ा कोई भी मसला किसी भी शख्स को हमेशा पेश आ सकता है। तो जैसे दीगर अमराज के लिए, बीमारियों के लिए डॉक्टर से रुजू किया जाता है, नफ्सियात से जुड़े मामलों के लिए जो नफ्सियात का डॉक्टर है उससे रुजू किया जाए। बहरहाल बात मुख्तसर करूँगा। और बहुत सारे मामलात हैं इंसान की नफ्सियात से जुड़े, उनको कैसे समझना है और अगर किसी के अंदर इस तरह की अलामात हैं तो उनसे कैसे डॉक्टर से रुजू किया जा सकता है या कैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है, वो सारी चीज़ें हैं जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूद में हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और बड़े तवील अरसे से नफ्सियात का जो ये शोबा है इसके साथ आपकी वाबस्तगी है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में जो नफ्सियात से जुड़े मसाइल हैं और उसमें भी जो इस वक्त सर फहरिस्त मसला है वो नशियात के आदि, जो मनशियात के आदि जो अफराद हैं, लोग हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर शफीक यासीन साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, वंस अगेन बीइंग विद अस। थैंक्स। डॉक्टर साहब, हमने बड़ी कोशिश की, लोगों को बहुत सारे मामलात समझाए, समझ में आना शुरू हुए, बहुत सारे सवालात आना शुरू हुए। और मैं हमेशा कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों के अंदर ये बात अब उनको समझ आना शुरू हो गई है कि कोई भी मसला हो नफ्सियात से जुड़ा डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। और आपसे पता चलता है कि किस किस किस्म के पेशेंट्स जो आ रहे हैं, किस किस्म के नफ्सियाती मसाइल सर उठा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो डिस्कशन हो रही थी वो हो रही थी कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से, दीगर मामला की वजह से लोग स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और सुसाइड का जो टेंडेंसी है बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। और कुछ अभी हालिया दिनों में भी कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कौन हैं। और हमेशा यही सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, ख़ुद को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। मैं चाहूँगा ज़रा इसी नुक्ते पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू और उसके बाद फिर जो दीगर मामला हैं हम उसकी तरफ आते हैं। जी फरमाइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, नहीं आपने सही फरमाया यासिर। माशी हालात जो इस वक्त हैं मुल्क के, लोग काफ़ी स्ट्रेस में हैं, उसकी वजह से नफ्सियात के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं कि जहाँ ख़ुदकुशी के रिस्क भी बढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल अभी देना चाह रहा हूँ। 2 दिन पहले की बात है, पेशेंट आया, बेचारा मछलियाँ पकड़ता था। 4-6 महीने से उसकी हालत ख़राब होने लगी, डिप्रेशन में जाने लगा। 3 महीने से वो बिल्कुल काम पे नहीं जा रहा, घर पे रह रहा है, बीवी काम नहीं करती, 3-4 छोटे छोटे बच्चे उसके हैं। और अब वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में लेके उसकी फैमिली आई थी कि वो ख़ुदकुशी का सोचता है, अपने आप को सोचता है मैं डूब के मर जाऊँ। और मसला ये भी है कि लोगों के पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं। अगर एक दफ़ा आके कंसल्टेशन भी करा लें तो ऑनगोइंग दवाइयों के पैसे नहीं होते कई लोगों के पास। तो खैर वो बेचारा कंसल्टेशन दे के तो आ गया था। फिर मैंने उसकी दवाइयाँ फ्री अरेंज कराई। मैंने कहा चलें अभी नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट के पैसे भी नहीं लेंगे, आप आ जाएँ, क्योंकि जब वो काम करने जाएगा तो आई एम श्योर कि वो बेचारा कुछ ना कुछ करके पैसे कमाएगा। और अगर दे सका तो दे देगा, नहीं दे सका तो खैर अल्लाह मालिक है। लेकिन बात ये है ना यासिर के, इस तरह के बहुत केसेस हैं जो जानते हैं कि उनको ज़रूरत है मदद की, इलाज की, दवाइयों की, लेकिन वो नहीं पहुंच सकते डॉक्टर्स के पास, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ उनको कंसल्टेशन की फ़ीस देनी पड़ती है, फिर दवाइयों का अखराजात होते हैं।
और प्लस वो पहले ही काम नहीं कर रहे होते, डिप्रेशन या मायूसी या एंजाइटी या घबराहट इस तरह की बीमारियों की वजह से। तो ये जो है ना फैमिली पे ना सिर्फ एक बहुत बड़ा बर्डन डाल देती है कि ख़ास तौर पर अगर कोई मेन पर्सन है, ब्रेड विनर है, जो काम करता है, वही कमाई लेके आता है पूरे ख़ानदान के लिए, और वही नफ्सियात के मसले का शिकार हो जाए। और तकरीबन मॉडरेट टू सीवियर केसेस में नफ्सियात के 80 to 95% केसेस में फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। मतलब ये है कि वो काम पे नहीं जा सकते और कमा नहीं सकते, और जब वो अफेक्ट होती है तो फिर जाहिर है स्ट्रेस और मज़ीद बढ़ जाता है, और वो इन्हीं सिम्टम्स को और मज़ीद बढ़ा देता है, बहुत कम नहीं करता। अब ये कि फैमिली सपोर्ट्स हैं जो कि हेल्प करती हैं, कुछ तो नेबर्स लेके आते हैं। तो हमारी कम्युनिटी में ये स्ट्रेंथ है कि कम से कम कुछ लोग हैं जो देखते हैं एक दूसरे को, ख्याल करते हैं, प्यार से लेके आते हैं कि शायद इसकी मदद हो जाए। और उसको भी उसका नेबर ही लेकर आया था, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा यार तुमने बड़े अच्छे नेबर का हक अदा किया, एज अ पड़ोसी तुम लेकर आए, तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। क्योंकि ये चीज़ें मुझे बाहर के मुल्कों में इतनी नज़र नहीं आई जो हमारे मुल्क में हैं। हमारे मुल्क में जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारा इस्लाम है, मज़हब है, और अभी भी लोग हैं जो अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से लोगों की मदद करना चाहते हैं, और ये बहुत ही सपोर्टिव है, मैं समझता हूँ। तो खैर इन शॉर्ट केसेस तो आते रहते हैं। रुझान नफ्सियात का माशी हालात की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है मेरे ख्याल में। एक तो ये, दूसरा जो है वो नशे की तरफ बहुत रुझान बढ़ रहा है, और तीसरा मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये तीन एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आई थिंक बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फ्यूचर में शायद ये प्रॉब्लम्स और मज़ीद बढ़ जाएं अगर इसका अभी एक्शन ना लिया जाए तरीके से, क्योंकि बहुत से लेवल्स पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन एक हमारे पास आया और काफ़ी लोगों ने इस बारे में बात की है, इंसोम्निया या नींद का सही तरह से ना आना, लोगों को शायद ज़्यादा ना समझ सकें इस चीज़ को कि रात को सोने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर एक हमेशा से हमारे यहाँ हम देखते आए हैं कि वो कुछ तो अब ट्रैंक्विलाइज़र की तरफ चले गए, स्लीपिंग पिल्स की तरफ चले गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया। अब वो समहाउ नींद आना शुरू हो गई, उससे मैनेज तो कर लिया, बट वो डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। तो उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए? अब लोग चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए, बट अब क्योंकि इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिलायंट हो गए कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, और उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर ये कि जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बिजार नज़र आते हैं, चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन मेरे पास आया, नाम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा कि फिर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम शिवर करने लगते हैं और इसकी आदत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? क्या ये ट्रीटेबल है? जी बिल्कुल ट्रीटेबल है यासिर। आई थिंक मेन प्रॉब्लम ये है कि उसको इनिशियली स्टार्ट में सही से ट्रीट नहीं किया जाता। देखिए, नींद का प्रॉब्लम ज़्यादातर नींद का प्रॉब्लम नहीं होता। इट्स नॉट अ प्राइमरी प्रॉब्लम। यूजली सेकेंडरी टू अदर नफ्सियाती मसले की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। क्या पता असल मसला एंजाइटी डिसऑर्डर हो, असल मसला डिप्रेसिव इलनेस हो, असल मसला ऑन गोइंग माइल्ड साइकोटिक बिहेवियर या इलनेस हो, या फिर और बहुत सी ओसीडी, या फिर और बहुत से और नफ्सियात के मसले हैं जो ओरिजिनली मतलब वो कॉज करते हैं दूसरे सिम्टम्स, लेकिन सरफेस पे आपको नज़र आ रहा है कि नींद नहीं आ रही। अब लोग जो है वो जाके दवाइयाँ तो ले लेते हैं फार्मेसी से, कोशिश करते हैं कि नींद आ जाए, लेकिन फिर रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, डिस्कशन जारी रखते हैं। कॉलर हमारे हैं याहिया, इस वक्त हमें ज्वाइन किया उन्होंने। याहिया को वेलकम भी करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच याहिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यासिर कि आप इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे केबल वाले से मेरी लड़ाई इस बात की होगी कि वो केबल आपका K21 बहुत लगा नहीं रहा, कभी लगाता कभी नहीं लगा। तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे मैंने कहा आज डॉक्टर का प्रोग्राम है तो मैं देखूं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर को शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब का जिक्र मैं अक्सर अपनी महफिलों में करता भी हूँ, और वो यूं करना चाहूंगा कि वो एक पॉजिटिव नोट देते हैं। अभी इन्होंने जो बात की ना हमारे माशरे की, मुश्किल ये होगी यासिर, आप तो खुद एक मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और बड़ा सेंसिबल बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सारी जो नेगेटिविटी है ना वो सिर्फ वही दिखाई जाती है। मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम दे, मैं दुनिया भर का मीडिया देखा हूँ यार, ठीक है। दुनिया के अंदर जो क्राइसिस, दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम्स हैं
कि हम अपने माशरे को बदनाम करते हैं ना। आज मैं ऑस्ट्रेलिया की बात बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के मैंने एक सेशन देखा एक जगह, उसमें उन्होंने कहा कि औरतों पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और उन्होंने जो स्लोगन उठाया हुआ था ना, उस पर लिखा हुआ था कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को तमीज सिखाए औरतों से ट्रीट करने की। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि हमारे माशरे में तो बहुत इज्जत दी जाती है औरतों को। आप क्योंकि जाहिर है आपका, मैं प्रोग्राम के हवाले से ये बात करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो नफ्सियाती मसाइल है इंतहा बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों भी बढ़ते जा रहे हैं। वजह ये कि हम एक दूसरे को, जो हमारा जो टाइम है ना, इवन माँ बाप अपने बच्चों को टाइम उस तरह नहीं दे पा रहे। मैं अपने घर की भी बात करूं तो मैं तो खैर, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, मैं तो उनको इस तरह बहुत सारी चीजें साथ लेके चलता हूँ। जैसे मेरी बेगम है, जाहिर बात है वो अपना एक, जब वो मोबाइल बच्चों को हम शिकायत करें, बच्चों माँ बाप खुद लेके बैठ जाते हैं, तो बच्चों को क्या क्वालिटी टाइम देंगे। लेकिन जो मेरा कंसर्न ये है ना कि देखिए बात की, जो आदमी, जाहिर बात है हम दवाइयों पे चले आते हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना इतना खराब हो चुका है कि हम उसको डिप्रेशन में उसी वजह से जा रहे हैं। डॉक्टर से मेरा यही कहना है कि आप क्या लोगों को कहेंगे, हमारा उठना बैठना जागना सोना इतना डिफरेंट हो गया। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठता हूँ, जो अल्लाह ने हमारा निजाम बनाया हुआ ना, इतना बनाया हुआ है कि पहले हम कहते थे ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्थी एंड वेल्थी एंड वाइज, लेकिन उसका उलट हो गया। अब जाहिर बच्चे उठते नहीं टाइम पे, वो एक उनका दिमागी मेंटल लेवल वो रहता नहीं है। वैसे तो वो बड़े एक्टिव होते हैं अपने। जैसे मैं अपने बेटे की बात करूं, मैं उससे कहता हूँ तो दुनिया भर की बातें करता है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है बेसिकली। अब हम जो है रियल वर्ल्ड में रहते हैं। फर्क ये होता है कि जब उनका दिन शुरू होता है तो हमारा दिन आधा हो चुका होता है। एग्जैक्टली, तो उस बारे में कुछ फरमाइए आप। बिल्कुल ठीक है या थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने कॉल करते हैं हमेशा, और बहुत वैलिड क्वेश्चन, और बड़ा अकॉर्डिंगली आप सिचुएशन के जो है वो क्वेश्चन करते हैं, जो इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा, मैं उससे पहले जो बात हो रही थी उसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आइए के ऊपर ज़रा डिटेल डिस्कशन होगी। जी फरमाइए। बात हो रही थी इंसोम्निया की। इंसोम्निया बहुत कॉमन है। होता ये है कि जब नींद का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर केसेस में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं चलो फार्मेसी में जाके पूछते हैं, यार मुझे नींद नहीं आ रही है, वो बेंजोडाइज़ेपिन या कोई ऐसी दवाई दे देते हैं जिससे उस वक्त तो आराम आ जाता है, लेकिन उसके फिर वो आदी हो जाते हैं। और आदी होने के बाद प्रॉब्लम ये होता है, जब वो छोड़ने की कोशिश करते हैं तो नींद और मज़ीद ख़राब हो चुकी होती है, वो विड्रॉज में जाते हैं, हाथ पांव शेक हो रहे होते हैं और पसीना आ रहा होता है, और प्रॉब्लम डबल से भी ज़्यादा 3 गुना बढ़ चुका होता है। उन्होंने एक प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाल लिया, जिसे हम एडिक्शन कहते हैं। होता ये है कि अगर वो सही डॉक्टर के पास आते पहले, तो डॉक्टर ये एवेल्यूएट करता या असेस करता कि मसला है क्या, एक्चुअली उसका रीज़न क्या है। जिस तरह एक बुखार है, उसका रीज़न कई दफ़ा इन्फेक्शन होती है, और सिर्फ पैरासीटामोल लेने से बुखार तो उतर जाता है लेकिन इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होती। इसी तरह नफ्सियात में भी यही है कि अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया सिर्फ नींद का इलाज, और बाकी एक्चुअल रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम आस्ते आस्ते बड़ा हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उसका इलाज भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस आपने ऐड ऑन एक और मसला पाल लिया जो एडिक्शन का है, तो ये जो है ना फिर उसको डील करना और मुश्किल हो जाता है। तो लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो सही टाइम पे सही डॉक्टर को दिखाएं, किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, राइट स्पेशलिटी में दिखाएं, अच्छे साइकाइट्रिस्ट को, अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, और देखें कि रूट कॉज क्या है, असल वजह क्या है कि उनको नींद नहीं आ रही। उसमें शुरू में स्लीप हाइजीन, अच्छा एनवायरनमेंट चेंज, अच्छी रूटीन चेंज, खाना पीना, न्यूट्रिशनल चेंजेस से भी मामलात हल हो सकते हैं। और फिर उसके बाद ऐसी माइल्ड मेडिकेशन हैं जो वो हेल्प कर सकती हैं, और प्लस अगर कोई एडिड साइकेट्रिक इलनेस है, जो कोई और वजह उसकी इंसोम्निया की, वो अगर ट्रीट की जाए तो ऑटोमेटिकली स्लीप बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो सकती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, लोग यही सवाल ज़्यादा कर रहे हैं आजकल के दौर में, और कुछ देर पहले याहिया ने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया इससे रिलेटेड ही, कि जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल है हमारा, ये बहुत सारे मामलात को, और ख़ास तौर पे जो नफसियाती मसाइल है उसको पैदा कर रहा है। तो हम इसके ऊपर जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा ज़रा इस पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि याहिया ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हाईलाइट किया, हम इससे पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो हम इसको बार बार बताना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को शायद इस चीज़ की अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुई है कि एक्चुअली ये जो उनका लाइफ स्टाइल है ये कितने सारे प्रॉब्लम्स कर रहा है। उनकी हेल्थ की तरफ तो कर ही रहा है, और हेल्थ के साथ जो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
जो उनके सोचने का तरीका, उनकी नफ्सियात है, उसको कितना मुतासर कर रहा है। इसको कैसे चेंज किया जाए? शायद कुछ लोग ये समझने के लिए भी तैयार नहीं है, वो ये समझते हैं कि शायद ये हमारी फितरत का हिस्सा है कि ये सब कुछ अगर हम देर से उठें और ये कुछ करें। क्या इसको भी काउंसलिंग के दौरान इस चीज़ पे भी जोर दिया जाता है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है? प्लीज़। बिल्कुल, डेफिनेटली। आई थिंक वही बात जो यहिया कह रहे थे कि पिछली जनरेशन और इस जनरेशन में काफ़ी फ़र्क है। Yes. द वे दे परसीव और जो पिछली जनरेशन परसीव करती थी बहुत डिफरेंट थी। उनके अपने एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट थे। प्री कंप्यूटर स्मार्टफोन्स बड़ी ज़िंदगी डिफरेंट हुआ करती थी। इन्वायरमेंट से शायद ज़्यादा क्लोज थे, नेचर से ज़्यादा क्लोज थे। दोस्तों के लिए ज़्यादा टाइम था। वो इतने प्री ऑक्यूपाइड नहीं थे कि स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं या कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं और ये सोशल मीडिया या फेसबुक या ट्विटर या फिर डिफरेंट फोरम्स पे जाके अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें बैलेंस बहुत आउट हो गया है मेरे ख्याल में। उसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत मैंने गेन किया है स्मार्टफोन से और टेक्नोलॉजी से, क्योंकि ऐसे ऐसे दोस्त जो पूरी दुनिया में बिखर गए हैं। और मेरे बचपन के, अभी मैं परसों उन दोस्तों से मिलके आया जो 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में मेरे साथ थे, और उसको मिलाया ही व्हाट्सअप ने। अब कोई अमेरिका से आया था और वो ऐसे दोस्त जिनको मैं तकरीबन 40 साल के बाद मिला, और कम्प्लीटली डिफरेंट फेसेस थे, डिफरेंट पर्सनालिटीज़, लेकिन वो जब आप मिलते हैं तो वहीं से लगता है आप स्टार्ट कर रहे हैं पुराने दोस्तों में। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा इन्हीं टेक्नोलॉजी को, जिसके खिलाफ मैं बोल भी रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि कोई भी चीज़, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। एक आर्टिकल मैंने बहुत पहले लिखा था, 1999 या 2000 की बात है। तो उसमें यह था कि आप किस चीज़ को कैसे यूटिलाइज कर, आप एक छुरी है, आप उससे किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, और एक सर्जन उससे ज़िंदगी भी बचा सकता है कट करके। तो बात यह है ना कि आप किसी टेक्नोलॉजी का भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि उसके स्ट्रेंथ्स को लेते हुए कितना वक्त डेडिकेट करते हुए, ताकि आपकी बाकी आपकी ज़िंदगी में बाकी बैलेंस आउट ना हो। आपने प्यार करने वाले हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई, उनको कितना टाइम देना है, अपने आप को कितना टाइम देना है, सोचने को कितना टाइम देना है, वर्क काम को कितना टाइम देना है, देन इनको कितना टाइम देना है। अब ये बैलेंस आउट है। अब कल ही की बात है, एक यंग लड़का मेरे पास आया, और वो मेरा 3 साल से पेशेंट है। अच्छा, उसकी एग्जांपल मैं ये इसलिए दे रहा हूँ कि उसने स्टार्ट, उसका प्रॉब्लम, बड़ा ही इंटेलिजेंट फैमिली का, पढ़ी लिखी फैमिली का बेटा है, और वो बिल्कुल ठीक जा रहा था जब तो उसने कैनबिस या उसने चर्च इस्तेमाल करनी शुरू की। और उसके बाद उसको शुरू में थोड़ा डिप्रेशन हुआ, मूड स्विंग्स हुए, और उसके बाद साइकोसिस, पागलपन का अटैक। उसको अजीबोगरीब ख्यालात रिलीजन के बारे में आने लगे, और एनीवे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। ये मैं 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स बहुत परेशान थे, रोते हुए आए, और शुक्र अल्लाह का विद इन 10 to 14 डेज उसका इम्प्रूवमेंट आ गया। उसको डिस्चार्ज करके बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और फैमिली बहुत खुश थी। अब वक्त के साथ क्या हुआ कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी, और मैंने भी उनको कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि 12 से 18 महीने तक हम दवाई कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे कि आस्ते आस्ते ग्रेजुअली कम करके बंद कर दें। अब वो रेगुलरली आता रहा, उसने बहुत ही तरीके से दवाई ली जैसे डॉक्टर ने कहा। मतलब उसने कभी भी कुछ और लोगों की तरह ये नहीं कि अपनी मर्जी से दवाई बंद की या बढ़ा दी या स्टॉप की, तो बिल्कुल। और फिर यही किया, 1.5 साल जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, ग्रेजुअली दवाइयाँ कम करनी शुरू की। अब इनका जाने का टाइम आ रहा है अमेरिका, दे आर मूविंग ओवरसीज। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बाय द टाइम वो बाहर चले जाएं मुल्क से, उससे पहले दवाइयाँ कम हो जाए, बंद हो जाएं, और वो नॉर्मल होके चले जाए मुल्क से बाहर। अब वो पिछले 6 महीने से हम ये ट्राई कर रहे हैं, 6-8 महीने से, कि उसकी दवाइयाँ कम करके बंद कर दें। जब भी बिल्कुल नीचे आते हैं दवाइयों को लेके, वो फिर डिप्रेशन की तरफ चले आता है, एंजाइटी की तरफ चले आता है, फिर दवाइयाँ बढ़ जाती हैं। और सेम इशू उसका भी है कि फादर से कल मेरी बात हो रही थी, वो सो फ्रस्ट्रेटेड, कहता वो बहुत देर से उठता है, कभी कभी तो तकरीबन 4 बजे तक सो रहा होता है दिन के, जब तक मैं काम ख़त्म करके वापस आ रहा होता हूँ घर से, तो उसका दिन शुरू हो रहा होता है। अभी आया ने जब बात बोली, मेरे दिमाग में फ़ौरन वो पेशेंट आ गया, और ये बड़ा कॉमन है आजकल। अच्छा, वो बात ये है कि मैंने लड़के को भी समझाया, मैंने कहा देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके फादर कह रहे हैं कि आपको अर्ली सोना है, अर्ली उठना है, अपनी फंक्शनिंग को बेहतर बनाना है। अगर आप अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे उन एक्टिविटीज़ में जो आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, तालीम है, आपकी हेल्थ है, और मज़ीद चीज़ें जिसको आप टाइम यूटिलाइज़ करके बेहतर बना सकते हैं,
तो मज़ीद आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना इस वक्त नहीं है। आप खुद भी ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे आप सोच रहे हैं मैं नए मुल्क में जाऊँगा, शायद वहाँ मैं ये स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी भी जो दिन हैं आपको उनको ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल सही। पहले। और दूसरी बात ये कि दवाई जब कम करके आपको बंद करनी है, जैसे हम प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ऑक्यूपाई रखें। खाली दिमाग में ये होता है कि जब हम कम कर रहे होते हैं इंसान को नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही होती है, एप्रीहेंशन होती है, फ्यूचर के बारे में खौफ होता है कि मैं अगर दवाइयाँ बंद कर दूंगा मैं बिगड़ जाऊंगा। तो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है कि पहले मेरे साथ क्या हो चुका है बगैर दवाइयों के, ये वापस ना आए। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि उसकी एनवायरनमेंट है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, प्लस द फैक्ट अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता वो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस वापस आ रहे हों दिमाग में, कि नशा ये करती है कि दिमाग के कुछ हिस्सों को डैमेज करती है। और जब वो डैमेज हो जाते हैं और न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन है या डोपामीन है, दवाइयाँ तो उसको करेक्ट करती हैं, वो वापस ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब दवाइयाँ कम कर रहे हैं तो वो केमिकल इम्बैलेंस वापस से आना शुरू होते हैं, और उसकी वजह से डिप्रेशन वापस से होने लगता है। अब मैंने फादर को यही बोला कि मैंने कहा अगर ये 2-3 साल तकरीबन हो चुके हैं इसको, और अभी भी ये वापस से पीछे की तरफ आ रहा है, तो देयर इज़ नो गारंटी के लंबे अरसे के लिए इसको दवाइयाँ के शायद लेनी भी पड़े। तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसके अगले 4-6 महीने से पहले जब वो आप अमेरिका जा रहे हैं कि मैं दवाइयाँ बंद कर दूँ तो वो ना बिगड़े। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो भी आया कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में मैं देखता हूँ और ये होते हैं। ये है एग्जैक्टली। और जैसे भी ट्रीटमेंट की बात हो रही है, बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ एक ये जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। इसका जवाब शायद डॉक्टर साहब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि लोग अक्सर ये आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी अरसे में इसको ट्रीट किया जाएगा। समटाइम्स बहुत छोटा सा एक प्रॉब्लम लोगों को बज़ाहिर नज़र आता है, वो कहते हैं इसको तो फ़ौरन ठीक हो जाना चाहिए, बट यू नो बेटर कि उसमें कितना टाइम लग सकता है। लेकिन क्या इसके लिए कोई टाइम फ्रेम दिया जा सकता है? कोई देयर इज़ एनी टाइम लिमिट इज़ देयर कि इसको जी इतने अरसे में मैं ट्रीट कर लूँगा? ये हो सकता है बाज़ दफ़ा तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर्स लोगों के कुछ इस हद तक डैमेज हो जाते हैं शायद कि वो उसको ट्रीट करना शायद मुश्किल होता हो। तो क्या इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है? जी। देखिए बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पे एक इंडिकेशन मिल जाता है डॉक्टर को कि वो कितने अरसे शायद पेशेंट को दवाइयाँ लेनी पड़े, जिसे हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि फ्यूचर में उसका आउटकम क्या होगा बीमारी का, और कितने अरसे दवाई लेनी पड़ेगी, क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। जब आप पहली दफ़ा पेशेंट से मिलते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं और पहले कुछ सेशंस के अंदर आप डिसाइड करते हैं, तो उनमें बड़े बड़े फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक तो जीन्स है, क्या फैमिली हिस्ट्री उसकी है, अगर उसकी फैमिली में कुछ लोग इस बीमारी से सफ़र हो रहे हैं तो उसका प्रोग्नोसिस ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाता है। अगर वो काफ़ी अरसे तक उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, सपोज़ मेरे पास आया है और पिछले 6 साल से सफ़र कर रहा है लेकिन 6 साल से उसने ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, तो जितना अरसा होगा अनट्रीटेड इलनेस का, तो वो उसका प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है कि वो अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर वो कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहा है या अल्कोहल यूज़ कर रहा है, जैसे नशा कर रहा है या शराब पी रहा है, तो उसका ऑटोमेटिकली प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है। कोमॉर्बिड मेडिकल इलनेसेस जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कंडीशन है, बुढ़ापा है, उसके साथ क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट इश्यूज हैं, उसमें ऑटोमेटिकली प्रोग्नोसिस पुअर की तरफ आ जाता है। तो ऐसे और बहुत से फैक्टर्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कोई भी डॉक्टर फ्यूचर नहीं देख सकता। अब ये पेशेंट के बारे में मेरा अंदाज़ा था कि 18 महीने से 2 साल, लेकिन अब 3 साल हो चुके हैं और मैं कामयाब नहीं हुआ उसकी दवाइयाँ कम करके बंद करने में। अंदर क्या डैमेज हुआ कोई भी एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन नहीं बता सकता। देयर इज़ नो ब्लड टेस्ट या कोई ऐसा मार्कर जो आपको नफ्सियात में बता सके कि अंदर का एक्चुअली डैमेज क्या है। एक्चुअली इवन डायग्नोसिस भी नहीं बता सकता। अब मेडिसिन में तो ये फ़ायदा है ना कि आपने टेस्ट किया और थायराइड हार्मोन्स डिरीज टाइप आपको अंदाजा हो गया कि थायराइड एबनॉर्मेलिटी है। ब्लड टेस्ट किया, शुगर एबनॉर्मेलिटी है, आपको पता चल गया उसको डायबिटीज है। यहाँ एंड इट इज प्रीटी ब्लैक एंड व्हाइट। साइकाइट्री इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें कोई अंदाजा, आपको सिर्फ बातों से अंदाजा लगाना है, उसको देखते हुए, और फिर आपको एक डायग्नोसिस पे आना है, और यही प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स भी जैसे हम बता रहे हैं। चलें इसके ऊपर बात करते हैं, और इसके अलावा भी जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है। एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर शफीक यासीन साहब से बात हो रही थी इंसान की नफ्सियात के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से। ज़रा समझ लीजिए मामला बड़ा सेंसिटिव है और अब क्योंकि लोगों को अब मामला समझना जो है वो आसान हो रहा है थ्रू मीडिया, तो वो ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करें। और अभी ऑब्जर्वेशन में ये आया कि मुख्तलिफ सेंटर्स बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे भी मेरी ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो जर्नल फिजिशियंस हैं वो भी अब नफ्सियात के हवाले से पेशेंट्स को मेडिसिन लिख रहे हैं। और उसके बाद जो हो रहा है अब ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स बने जहाँ पे बहुत ही इनह्यूमन तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है और फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर जगह नज़र आ रही है। अब कहीं पे ऑर्गेनाइज सेंटर जिसके बारे में अभी तक क्योंकि लोगों को नहीं पता, जब भी नफ्सियात की बात आती है वो समझते हैं कहीं कहीं पे किसी को बांध के रखा जाता है और इस तरह। ये हो क्या रहा है ये डॉक्टर साहब, और कैसे पता लगाया जाए कि आपके लिए सही जगह है कि यहाँ से आपको ट्रीटमेंट करवानी है? जी ज़रा बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ से बहुत अच्छा सवाल है और ये मेरे दिमाग में बड़े अरसे से घूम भी रहा है। क्योंकि हो ये रहा है पाकिस्तान में कि अवाम जो है वो लाइलम है। अवेयरनेस तो हमने बढ़ानी शुरू की लोगों को कि नफ्सियात के मसले क्या हैं। लेकिन ये अवेयरनेस लोगों में होना कि पता तो चले कि इलाज अच्छा होता कैसे है और किस तरह से उस पर नज़र रखी जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, डॉक्टर की डिग्री और उसकी क्वालिफ़िकेशन पहले तो उनको मालूम होनी चाहिए, थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि जो उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर के अलावा ABCD जो लगाए हैं उसका मतलब क्या है। अब लिखने को तो A से Z तक कुछ भी लिख दें ब्रैकेट में और आयरलैंड और US से कुछ भी लगा लें, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है। कभी कभी तो ये मैंने देखा है कि उन्होंने शायद एंट्रेंस एग्ज़ाम या एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम जो होता है कि किसी मुल्क में जाने के लिए एक इम्तिहान देना पड़ता है, वो एक पार्ट 1 ही दिया हुआ है, तो उसके आगे लिख दिया है कि भाई मैंने USA का ये पार्ट 1 दिया है, विच डज़ नॉट मीन एनीथिंग एट ऑल, कि वो सिर्फ एक एंट्री एग्ज़ाम था जिसमें वो शायद पार्ट 2 में भी फेल हो गए हों, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि USA। अब सिर्फ USA देख के लोग इंप्रेस हो गए, भाई ये तो USA का डॉक्टर है, और वो मिसगाइड हो जाते हैं। उससे भी बढ़ के जो मसला है वो अताई डॉक्टरों का है, जो शायद वो MBBS भी नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, और वो बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं। ये एक और मसला है। तीसरा जो मसला है कि कई दफ़ा साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करने लगते हैं मेडिकेशन। तो अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए कि इस तरह चेक एंड बैलेंस हो कि जो भी इलाज कर रहा है किसी पेशेंट का उसकी पकड़ है कि नहीं है। लेकिन आवाम भी पकड़ सकती है। आवाम को चाहिए कि जिस भी सेंटर में वो लेके जाएं पेशेंट को, उसमें देखें कि इलाज करने वाला कौन है। कई दफ़ा लिखा होता है लेकिन प्रैक्टिशनर्स आते नहीं हैं देखने के लिए पेशेंट्स को, सिर्फ नाम उनका लिखा जाता है और वो नहीं विज़िट करते। दूसरा ये कि अगर जो विज़िट कर रहा होता है वो कितना रेगुलरली विज़िट कर रहा है पेशेंट को, किस तरह की दवाइयाँ दे रहा है और क्या ट्रीटमेंट सही से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। अच्छा, हम लोगों ने अपने सेंटर में एक काम अच्छा ये किया है कि कैमरेज लगाए हैं हर एरियाज़ में और नीचे एक बड़ी स्क्रीन लगा दी है। अगर फैमिली मिलने आती है और पेशेंट अगर भी अभी भी हालत में नहीं है कि वो मिल सके फैमिली को, लेकिन हम वो डेली या 3 दफ़ा भी अगर वो आएँ तो दिखा सकते हैं कि देखिए ये आपका पेशेंट है, आराम से लेटा हुआ है, TV देख रहा है, खा रहा है, मतलब इंसानों की तरह एक जगह पे है, जिसको अच्छा खाना पीना, दवाइयाँ, हर चीज़ टाइम पे मिल रही है। शायद वो इस पोजीशन में नहीं कि अभी आपसे बात करे और वो एग्रेसिव है अभी भी, या साइकोटिक है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, हम चाहते नहीं कि मिले, लेकिन एटलीस्ट वो देख तो सकते हैं कि वो किस पोजीशन में है। कई जगह पे मुझे बताया जाता है कि लोगों को बांध के रखा जाता है, दवाइयाँ नहीं दी जाती, बिल्कुल ये ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि शायद नहीं देनी चाहिए। उसमें बड़े रिस्क होते हैं, पेशेंट को खाना पीना भी किस क्वालिटी का मिल रहा है ये भी नहीं पता। तो कोई सेंटर अगर कहता है कि हम पूरे महीने में 20-25 हज़ार में किसी पेशेंट का इलाज कर लेते हैं, तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ कि सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, अगर आप वैसे ऐसा इंसान भी कैलकुलेट करें और पूरे महीने का हिसाब लगाएं तो आपको अंदाज़ा है कि 15 से 20 हज़ार रुपये तो सिर्फ खाने पीने में इंसान का खर्च हो जाता है। अगर कोई सेंटर ये कहता है कि हम उसका इलाज भी करेंगे, दवाइयाँ भी देंगे, इंजेक्शन भी लगाएंगे, डॉक्टर भी आके विजिट करेगा, 3 वक्त का खाना पीना भी मिलेगा, चादरें भी साफ़ होंगी, हर चीज़ मेनटेन होनी चाहिए जैसे होनी चाहिए, और वो अगर 20 हज़ार में कर रहे हैं एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो वो कैसे ये सब चीज़ें पूरी कर सकते हैं?
पॉसिबल नहीं है। और अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे जाएं जहाँ पर वो सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी की भी मिले और इतने में इलाज हो, तो मैं समझता हूँ 1-2 महीने के बाद वो सेंटर या तो बंद हो जाएगा, वो कहेगा भाई मैं मुल्क से वापस जा रहा हूँ या नहीं किसी कर और जगह सकता, काम करूँ। एग्जैक्टली। वो उस जगह को नहीं चला सकता, कि उसको चलाने के लिए वो उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने के लिए अगर वो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हर चीज़ पैसा मांगती है आजकल। और एग्जैक्टली। पैसा अब हर चीज़ महंगी भी होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। ये एक बात है कि लोग अक्सर ये देखते हैं कि इसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आता है, कि लोग समझते हैं कि शायद ट्रीटमेंट सस्ते में हो रही है तो इसके लिए जो है वो किसी भी जगह पे जाकर वो किया जा सकता है। बट पॉइंट इसके अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले जिस सेंटर जा रहे हैं पहले ये सारी चीज़ें देख लें। और फिर ये कि ये सारा जैसे भी बताया कि इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को ना लाएं ये सोच के कि डॉक्टर साहब ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। आप कंसल्टेशन के लिए ज़रूर आएँ। और काफ़ी ऐसे पेशेंट जैसे अभी हमने तस्करा किया, बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनको वेव ऑफ किया बहुत सारी पैसों से, बहुत सारी उनको कंसल्टेंसी फीस से। आना ज़रूरी है। लेकिन ये जो सेंटर्स अब ख़ास तौर पे जो आप एक बात और याद रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए ही बहुत सारे लोग अब क्लेम करते हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट हैं और वो ये काम कर सकते हैं और समाउंट ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उससे तो केसेस और ख़राब आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे सूडो आपके पास जो हैं वो इंटेलेक्चुअल्स और डॉक्टर्स भी अब तो आपको पता है बहुत सारे इसमें आ गए हैं। तो ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकियाट्रिस्ट हैं और इस तरह के, वो इसकी वजह से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे और जगह पे अच्छा लोग चांस ले लेते हैं कि शायद उनको नज़र आता है बज़ाहिर कि जैसे अगर और किसी बीमारी में अगर चले जाएंगे तो शायद ज़्यादा नुकसान होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आधा अधूरा अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है तो शायद काम बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है है। बिल्कुल। तो सेंटर को विजिट करना ज़रूरी है। और फिर एक परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है। ये इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया हॉस्पिटल के अंदर, ज़रा हमें भी पता चले ना, ज़रा सुनने वालों को जो आज देख रहे हैं, कि आपने क्या अपने सेंटर्स में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जिसको देखते हुए ट्रीटमेंट आसान होती है। क्या इसी तरह हॉस्टाइल ट्रीटमेंट दी जाती है कि हैंडकफ्स उनको लगाए हुए या उनको जो है वो बांधा हुआ है, क्या ऐसी सिचुएशन होती है? और अगर वायलेंट हो जाए अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा केसेस में, तो कैसे हैंडल किया जाता है? हाउ डू यू हैंडल दैट प्लीज? देखिए, नफ्सियात का मरीज़ अगर बहुत बीमार हो जाए, एग्रेसिव हो जाए या अपने आप को उसको रिस्क हो सुसाइड का या अपने आप को नुकसान पहुंचाने का, तो डेफिनेटली ये होता है कि हमें उसको बचाना है। और ना सिर्फ उसको बचाना है बल्कि अपने आप को भी बचाना है। वो इतनी दफ़ा एग्रेसिव हो सकता है कि वो स्टाफ पे अटैक कर ले। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि किसी के साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जाए। लेकिन हाँ, उसको अगर कभी होल्ड करना पड़े या पकड़ना पड़े या टेम्प्रेरी उसको बांधना पड़े सिर्फ इसलिए कि उसको इंजेक्शन लगाएं फिर उसको रिलीज़ कर दें, केमिकल रिस्ट्रेंट जिसे हम कहते हैं, दवाइयों के थ्रू उसको काम डाउन करना, रिलैक्स करना, और फिर साथ में उसका ब्लड प्रेशर और फिजिकल हेल्थ मॉनिटर करना, ये ज़रूरी होता है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो। ठीक है, एक तो ये। लेकिन मैं इस तरह से शुरू करूँगा कि जब पेशेंट एंटर होता है दरवाजे से और रिसेप्शन पे आता है किसी भी साइकेट्रिक हेल्प के लिए, उस वक्त हमें शुरू में नहीं पता होता कि वो माइल्ड इश्यूज के लिए आ रहा है कि बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम के लिए आ रहा है। लेकिन हर पेशेंट जो है उसकी एक स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और वो शुरू में की जाती है पहले फिजिकल स्क्रीनिंग कि उसका वेट क्या है, उसकी पल्स क्या है, उसके ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, उसका ब्लड शुगर लेवल क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है। एक आइडिया हो कि जो आ रहा है ऐसा तो नहीं कि उसका बहुत ही ब्लड प्रेशर हाई हो, शुगर बिल्कुल आउट हो, डी रेंज हो, कि कई ऐसे आ रहे होते हैं जिन्होंने उन्होंने कभी किया ही नहीं होते टेस्ट ये। फिर साथ में स्क्रीनिंग क्वेश्चनियर के हम देखते हैं कि नफ्सियात के हवाले से इन सवालों में से कौन से ऐसे हैं जिसका जवाब वो पॉजिटिव में देते हैं। फैमिली से पूछा जाता है, पेशेंट से पूछा जाता है। ये वो चीज़ें जो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हो रही होती हैं। फिर एक साइकोलॉजिस्ट या जूनियर डॉक्टर उसको असेस करता है, पूरी हिस्ट्री लेता है, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री। कि साइकेट्रिक हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं कि अभी प्रेजेंट के प्रॉब्लम क्या है, पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं, उसको फैमिली की क्या हिस्ट्री है और मेडिकल हिस्ट्री क्या है और लॉन्ग हिस्ट्री पूरी ज़िंदगी भर की डेवलपमेंटल वो होनी ज़रूरी है। फिर साइकेट्रिस्ट के पास आता है और फिर साइकेट्रिस्ट ये डिसाइड करता है कि एक्चुअली उसकी पॉसिबल प्रोविजनल या इनिशियल डायग्नोसिस क्या है जो कि बाद में चेंज भी हो सकती है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज़रूरी है। किसी को आराम से लेबल लगा लेना एक दफ़ा देख के कि ये स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो ये बहुत गलत है मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ज़िंदगी भर के लिए एक लेबल लग जाता है किसी पे। तो ये नहीं करना चाहिए। एहतियात रखनी चाहिए कि किसी को हमने कह दिया कि भाई ये बीमारी है और उसको जल्दबाजी में कोई फैसला करके जल्दी से मैनेजमेंट कर दी।
फिर ये डिसाइड करना कि क्या उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, क्या पता उसको सिर्फ ओपीडी की ज़रूरत हो, घर से दवाइयाँ ले सकता हो, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है, काउंसलिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, सोशल चेंजेस की क्या ज़रूरत है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से और क्या सपोर्ट या एडवाइस चाहिए, और दवाइयों में क्या क्या एडवाइस चाहिए। अच्छा, इसमें हमारी फार्मेसी भी बहुत अच्छा हेल्प करती है कि जो फार्मासिस्ट हमारी फार्म डी डॉक्टर है, डॉक्टर मरियम, और साथ में दूसरे उनके असिस्टेंट हैं, तो उसमें कि वो भी एजुकेट करती है पेशेंट को, साइड इफ़ेक्ट्स बताती हैं कि पॉसिबिलिटी है किस तरह से दवाई लेनी है, किस तरह से उनको डिस्पेंस करना है। तो ये सब चीज़ें अगर हों तरीके से, तो ये एक मॉडर्न और अच्छे इंस्टीट्यूट को इंडिकेट करती है। अगर किसी भी आप जगह चले जाएं और जल्दबाजी में किसी डॉक्टर ने देखा, हाँ जी बताएं क्या है ये, एक दवाई लिख के सिर्फ भेज दिया, तो ये तो ट्रीटमेंट ना हुआ। आपको एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना है जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट तीनों कवर होनी चाहिए, और फैमिली एस्पेक्ट भी कवर होनी चाहिए कि जहाँ वो रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो उस बीमारी को मेंटेन कर रहे हों, और बैकग्राउंड में कोई सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ या कोई और इश्यूज़ तो नहीं अंडरलाइंग है जो कि उसको मज़ीद बिगाड़ रहा हो या उसकी वजह से वो बेहतर ना हो रहा हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जिसमें भी आप जा रहे हैं, इन चीज़ों को सबसे पहले देखना ज़रूरी है, और ये समझाने का मकसद भी यही है कि अब क्योंकि बहुत तेज़ी से मशरूम ग्रोथ हुई है, बहुत सारे सेंटर्स बन गए, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सवालात भेजे कि वहाँ फ़लाँ जगह ट्रीटमेंट हो रही है, वो सारे पेशेंट्स को एक ही तरह ट्रीट करना, एक ही नज़र से देखना। इसमें ये बताने का मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां हैं, जो खुदा ना करे कोई कैंसर तो नहीं है कि सबकी ट्रीटमेंट एक ही तरह से की जाए, या कोई बहुत ही माइल्ड बीमारी भी सारी नहीं होती कि सबको एक ही टैबलेट के ज़रिए जो है वो एस्प्रिन दे के सबको वो ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फैसला तब हो सकेगा, ये पता तब चलेगा जब सही डॉक्टर का आप इंतखाब करते हैं, और ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बताने का मकसद भी यही है। डॉक्टर साहब, आपकी मसरूफियत रहती है, अब थोड़ा सा ये भी ज़रा पता चल जाए। बहुत सारे लोग आते हैं, पता करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मसरूफियत होगी तो फिर कैसे वो हो सकता है, राब्ता कैसे होगा, क्या स्केजुअल है, ये भी थोड़ा सा बता दें कैजुअली, ज़रा हमें पता चल जाए कि जब आप बाहर होते हैं तो किस तरह ट्रीट किया जाता है, टीम रेडी है, स्टैंड बाय पे है, प्लीज़ जी। बैकअप में बहुत से डॉक्टर्स हैं, दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जब भी मैं मुल्क से जाता हूँ बाहर, या फिर ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं टीवी पे हूँ और खुद लोगों को खुश करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल और दिमाग पाकिस्तान में ही होता है। और संडेज़ के अलावा, चाहे मैं भी लास्ट में पुर्तगाल गया था, आयरलैंड गया था, अगले हफ्ते मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ 3 हफ्ते के लिए, बात ये है कि वहाँ से मैं सिवाय संडे के डेली अवेलेबल हूँगा कि वहाँ से वीडियो कंसल्टेशंस करूँगा, डेली वहाँ से पेशेंट देखूँगा और अपने पेशेंट्स के साथ इन कांटेक्ट रहूँगा, ताकि एक ये तो रीएश्योरेंस हो कि भाई डॉक्टर भाग ही नहीं गया। और ये साइकोलॉजी, साइकाइट्री एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने साइकाइट्रिस्ट से। वो उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको ये पता चले कि उसका डॉक्टर मुल्क से बाहर जा रहा है, वो इनसिक्योर फील करते हैं। आपको ये अंदाज़ा होगा जब आप एक बार्बर के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, कोई ऐसी नया आ जाए बाल, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, यार ये कौन दूसरा आ गया है, मैं तो उससे बाल कटवाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो डॉक्टर है, और डॉक्टर वो भी साइकाइट्री जिसके साथ आप वो बातें शेयर करते हैं जो शायद अपने शौहर के साथ नहीं करते हों या माँ बाप के साथ नहीं करते हों, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की ऐसे गिल्ट और प्रॉब्लम्स और ऐसी परेशानियाँ शेयर करते हैं। तो वो इंसान उसके करीब आ जाता है पेशेंट के, क्योंकि वो सुनता है उसके प्रॉब्लम, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, उसको गाइड करता है, उसको एडवाइस करता है, से उसका वो एक तरह से वो मेंटोर होता है। सिर्फ एक वो फिजिशियन या साइकाइट्रिस्ट ही नहीं होता, और उसकी अटैचमेंट होती है। मुझे अपने पेशेंट से अटैचमेंट हो गई काफ़ी, मुझे होता है कि भाई वो अभी तक क्यों नहीं आया, इतने अरसे से मैंने उसको नहीं देखा, तो मैं भी अपने पेशेंट को मिस करता हूँ। तो बात ये है कि वो जो एक डायनेमिक्स बन जाती है, आपकी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। और ख़ास तौर पर मुझे जो अच्छी बात लगी है, और मैं बहुत रिपीटेडली कहता हूँ अपने पेशेंट से, कि जो मज़ा मुझे पाकिस्तान में काम करने का आता है, अपने इन्वायरमेंट में, अपने कल्चर में, अपनी ज़बान में, वो ना मुझे कभी ऑस्ट्रेलिया में आया, ना कभी इंग्लैंड में आया, ना कभी आयरलैंड में आया। अंग्रेज़ी बोल के मुझे कभी खुशी नहीं हुई। यहाँ जो मज़ा आता है अपने मुल्क में वो अलग है, वो मज़ा ही अलग है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, अब वक्त क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमेशा रहती है, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह आते हैं बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, शुक्र है लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है। बट लास्टली ये कहना चाहूँगा कि इसमें भी अब आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, और हर डॉक्टर हर चीज़ का स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकता,
कोई भी शख्स सारी फील्ड के अंदर तो स्पेशलाइज नहीं हो सकता। ख़ास तौर पे नफ्सियात के मामलात में थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपके पास मज़ीद कोई सवालात हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आती तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर आते रहते हैं, तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि आपको अवेयरनेस जो है वो दी जाए, और सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। डॉक्टर साहब को मैं थैंक यू एक दफ़ा फिर करूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप आए। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहती है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें समझते होंगे। तो जनाब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और बहुत सारे मामलात के ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।